नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश आर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मॉस्को और कीव के बीच भारत मध्यस्थता की भूमिका निभा सकता है। भारत के दौरे पर आए रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने ये बड़ा बयान दिया है। उनके मुताबिक दोनों रूस और यूक्रेन के बीच हुई शांति वार्ता से अब तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है। भारत को एक महत्वपूर्ण देश बताते हुए लावरोव ने कहा है कि अगर भारत इस भूमिका को निभाना चाहता है तो उसका स्वागत है। भारत अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के लिए एक न्याय संगत और तर्कसंगत अप्रोच से ऐसी कोशिशों में सहयोग कर सकता है। लावरोव ने आज विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात भी की है। बैठक में दोनों देशों के आपसी द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा हुई है। लावरोव ने यूक्रेन मुद्दे पर भारत के न्यूट्रल रुख की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि भारत ने पूरे मसले को एक तरफा स्टैंड ना लेकर हालात का बेहतर तरीके से आकलन किया। रूस इसके लिए भारत की तारीफ करता है। Indeed, as you mentioned, this day our Western colleagues would like to reduce any meaningful international issue to the crisis in Ukraine. You know our position. We do not hide anything, and we appreciate that India is taking this situation in the entirety of facts, not just in a one-sided way. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस के साथ मजबूत आपसी संबंधों की बात करते हुए कहा है कि ये बैठक मुश्किल हालातों में हो रही है। भारत हमेशा से मतभेदों को बातचीत से सुलझाने का पक्षधर रहा है। This year is an important year in our bilateral relations as we mark the 75th anniversary of the establishment of our diplomatic relations. Despite the COVID-related difficulties, last year turned out to be a very one of intense bilateral activity that included holding the inaugural 2+2 meeting and, of course, the 21st annual summit. Prime Minister Modi and President Putin have been in regular touch and have spoken to each other on multiple occasions this year. Our bilateral relations has continued to grow in many areas, and we have diversified our cooperation by expanding our agenda. Excellency, our meeting today takes place in a difficult international environment, quite apart from the pandemic. India, as you are aware, has always been in favor of resolving differences and disputes through dialogue and diplomacy. तो रूस से सस्ता क्रूड खरीदने को लेकर जल्द आधिकारिक ऐलान हो सकता है। और रूस से भारत अभी कितना इंपोर्ट करता है, इंपोर्ट का कुल गणित क्या है, जानते हैं हमारे सहयोगी सौमीत से। पहले तो समझते क्या रेट पे क्रूड खरीदा जा सकता है। अब रशिया ने कहा है प्री वॉर रेट, तो प्री वॉर रेट हो गया है 23 फेब। और 23 फेब को ब्रेंट क्रूड, जो कि एशिया का बेंचमार्क है ऑयल का, वो करीब $96-97 के आसपास ट्रेड कर रहा था। अब अगर उस पर हम $35 का डिस्काउंट लगा देते हैं तो प्राइस करीब $62 पर बैरल के आसपास आ जाता है। अब करंट मार्केट प्राइस के सामने ये 40% डिस्काउंट पे है और ये $62 पर बैरल का जो रेट है ये फेब 2021 पे ट्रेड करने वाला रेट है। तो इस रेट पे हमें शायद क्रूड मिल सकता है। अब कितना क्रूड इंडिया इंपोर्ट कर सकता है, जब अगर हम देखते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट 15 मिलियन बैरल्स ऑफ क्रूड का है एनुअली। बट अगर पास में हम देखते हैं तो रशिया से जो इंपोर्ट हुआ है क्रूड का वो काफ़ी इनफ्रिक्वेंट रहा है और लिमिटेड रहा है। और इसके पीछे का कारण ये है कि जो रशिया से क्रूड इंपोर्ट होता है उसका जो शिपिंग कॉस्ट होता है वो काफ़ी हाई होता है। अगर हम कंपेयर करते हैं तो रशिया से क्रूड जो इंपोर्ट करने का शिपिंग कॉस्ट होता है वो करीब $3 to $4 पर बैरल का होता है। और अगर हम मिडल ईस्ट से क्रूड इंपोर्ट करते हैं तो उसका प्राइस लेस देन $1 पर बैरल का होता है। तो काफ़ी हाई कॉस्ट होने के कारण पास में भी रशिया से क्रूड इंपोर्ट काफ़ी इनफ्रिक्वेंट और लिमिटेड रहा है। अब अगर क्रूड हम इंपोर्ट करते तो पेमेंट टर्म्स क्या हो सकते हैं। यूजुअली अगर हम क्रूड मार्केट से खरीदते हैं तो उसके जो पेमेंट होता है वो डॉलर टर्म्स में होता है। बट अगर हम रशिया से लेंगे तो शायद ये पेमेंट टर्म्स रूबल में हो सकता है। अब इसके वजह से थोड़ी बहुत कॉस्ट सेविंग्स इंडिया को मिल सकती है और जो इंडिया का डॉलर रिजर्व है उसमें भी सेविंग्स देखने को मिल सकती है। लास्टली इसका क्या इम्पैक्ट होगा, इम्पैक्ट हालांकि ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि रशिया से जितना हम क्रूड इंपोर्ट करते हैं वो बहुत ही कम क्वांटिटी
क्वांटिटी का है, तो कुछ बड़ा इम्पैक्ट एक्सपेक्टेड नहीं है, क्योंकि अगर हम देखते हैं तो रशिया से एनुअली हम करीब 15 मिलियन का क्रूड इंपोर्ट करते हैं और हम इंडिया में डेली कंजम्पशन जो है वो है 4.76 मिलियन बैरल्स ऑफ क्रूड। ये 2021 का कंजम्पशन था और 2022 में ये कंजम्पशन 5.15 मिलियन तक बढ़ सकता है, ऐसी एक्सपेक्टेशन है। तो अगर हम देखेंगे तो उसके सामने जो क्रूड इंपोर्ट है अभी वो काफ़ी कम है, बट अगर ये क्रूड इंपोर्ट बढ़ जाता है तो इंडिया को थोड़ी बहुत इंपोर्ट बिल में सेविंग्स देखने को मिल सकती है। चलिए अब इस पूरे मुद्दे को हम जरा बारीकी से समझते हैं। हमारे साथ डेलॉयट इंडिया के लीडर एनर्जी एंड रिसोर्सेज देबाशीष मिश्रा जुड़ गए हैं। देबाशीष, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। तो क्लियरली भारत का जो ट्रेड बिल है ना, उसमें सबसे ज्यादा जो हमें भुगतान देना होता है, जो खर्च होता है, वो है कच्चे तेल का, ठीक है, जो हम इंपोर्ट करते हैं। मुझे ये बताएं कि अब जिस तरह से रूस के साथ डील होने की बात हो रही है, जहाँ पे हमें हैवी डिस्काउंट दिया जा रहा है, किफायती दामों पर क्रूड दिलाने की बात की जा रही है, क्या ये वाकई हमारे बिल को हल्का करेगा? ये तो पता नहीं है। ये तभी हल्का करेगा जब ये कोई सिग्निफिकेंट, जैसे बड़ा क्वांटिटी अगर हम डील कर सके। तो अभी आपके जैसे संवाददाता ने बोल रहे थे कि जैसे 1% से नीचे क्रूड इंपोर्ट लास्ट ईयर हुआ था रशिया से। ये स्टेटमेंट ऑनरेबल फॉरेन मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में भी दिया था कि 1% से नीचे, सो 15 मिलियन बैरल, मतलब जैसे आपका संवाददाता ने बताया, भारत 4.1 मिलियन बैरल हर दिन इंपोर्ट करता है। तो ये बेसिकली 4 दिन का इंपोर्ट होता है। और आज ऑनरेबल फिनेंस मिनिस्टर का भी स्टेटमेंट में पढ़ रहा था, उन्होंने बताया कि रिसेंट टाइम में भी 3-4 दिन का मतलब इंपोर्ट इक्विवेलेंट, मतलब 15-16 मिलियन बैरल शायद इंडिया इंपोर्ट किया है रशिया से। 2 चीजें हैं, एक तो नॉर्मल कोर्स में इसका जो शिपिंग चार्ज है, जैसे आपके संवाददाता ने बताया, थोड़ा ज्यादा होता है। सेकेंड, ये उराल ग्रेड का क्रूड कितना अपना रिफाइनरी में यूज कर सकते हैं, ये वो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि ये नॉर्मली यूज नहीं होता। टिपिकली इंडियन जो रिफाइनरीज हैं ये मिडिल ईस्ट या नॉर्थ अमेरिका या नाइजीरियन क्रूड यूज करते हैं, तो उसका भी एक पहलू देखना पड़ेगा। बट ये सिंबॉलिक है कि आपको अगर $60-62 में अगर मिल रहा है क्रूड, जो अभी स्पॉट प्राइस $105-106 है, तो ये एक सिंबॉलिक जेस्चर है और ये एक अच्छा जेस्चर है कि ये कंज्यूमर का जो इन्फ्लेशन के ऊपर जो असर पड़ रहा है उससे भी थोड़ा अगर फर्क पड़ेगा, अगर वो ज्यादा से ज्यादा ऐसा कुछ डील कर सके तो। देवाशीष जी, अगर हम इसको स्ट्रैटेजिकली थोड़ा सा खेलना चाहें, क्योंकि यहाँ पर वॉर अभी चल रही है, ये खत्म भी होगी, भारत इस समय का फायदा सबसे ज्यादा कैसे उठा सकता है जिसका इम्पैक्ट हमें लॉन्ग रन में भी आता हुआ दिखाई दे? भारत बहुत लास्ट 6-7 साल से क्या कर रहा है, पहले तो खाली मिडिल ईस्ट पे ही डिपेंड करता था, बट ये अपना जो इम्पोर्टेड बास्केट है वो उसको डाइवर्सिफाई कर रहा है। ये एनर्जी सिक्योरिटी के वजह से भी है, और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज पर्टिकुलरली सऊदी जो एक एशियन प्रीमियम चार्ज करता था, भारत बहुत प्रोटेस्ट किया कि ये अनफेयर है। जस्ट बिकॉज हम लोग पास में है, इसका मतलब नहीं है कि तुम प्रीमियम चार्ज करो। तो भारत तो मैक्सिको, वेनेजुएला, इनफैक्ट भारत 12-13% ऑयल क्रूड यूएस से भी इंपोर्ट करता है। तो धीरे धीरे ये बास्केट भी एक्सपैंड होगा। उसमें कुछ अगर उराल क्रूड अगर ज्यादा बढ़ जाए तो वो भी एक अच्छा होगा, अगर वो सस्ते में मिल जाए। तो भारत के जो रिफाइनरीज हैं, इसका काफी मॉडर्न रिफाइनरीज हैं, और ये कहीं के भी क्रूड मतलब ज्यादा कॉम्प्लेक्स रिफाइनरीज हैं, तो कुछ गलत मतलब कुछ लोअर ग्रेड की क्रूड भी यूज कर सकते हैं। तो भारत के लिए एक अच्छा ही चीज होगा अगर ये कुछ ऐसा डिफरेंट सोर्सेज से सस्ता में हमको कच्चा तेल मिल जाए, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि 85% जो क्रूड होता है हमारा इंपोर्ट होता है, और उसका असर करंट अकाउंट डेफिसिट, करेंसी, फिस्कल डेफिसिट सब पे आता है। तो अगर ये सस्ता में मिल जाए और ऐसे भी अगर वॉर खत्म होके अगर क्रूड सस्ता हो जाए तो भारत के लिए अच्छा ही रहेगा। ये मुताबिक इन लेवल्स पर डील होनी चाहिए। हाँ, बड़ा डील होनी चाहिए सो वॉल्यूम मिल सके। मुझे ये बताएं कि अब जिस तरह से पेमेंट मैकेनिज्म को लेकर बहुत सारे सवाल उठते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके मुताबिक सबसे सही तरीका इस पूरी डील में पेमेंट मैकेनिज्म के लिहाज से क्या हो सकता है? ये तो मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ कि कैसे पेमेंट मैकेनिज्म उसमें हो सकता है। कोई बोल रहा है कि रूपी रूबल ट्रेड हो सकता है, कोई
और कुछ भी बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो सैंक्शन मैकेनिज्म वेस्टर्न कंट्रीज ने डाला है, ऑलमोस्ट 60% ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी पावर है, उन लोगों ने रशिया के ऊपर जो सैंक्शन किया है उसका सबसे ज्यादा असर बैंकिंग सिस्टम पे, तो ये जो क्रेडिट लेटर ऑफ क्रेडिट दिया जाता है बैंकिंग सिस्टम से फॉर ये शिपिंग के लिए, ये इंपोर्ट्स के लिए, वो मुश्किल होता है। तो उसको अगर और ये प्राइवेट कंपनी जो डील करते हैं मल्टीनेशनल्स के साथ, वो डरते हैं इस सब करने के लिए। ये खाली गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बेसिस पे हो सकता है कि जैसे हमारे माननीय फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि अभी भी यूरोप पूरा रशियन गैस ले रहे हैं, अभी भी यूरोप और बाकी कंट्रीज रशिया का तेल ले रहे हैं, तो हम 1% अगर ले लिए तो कौन सा बड़ी बात है। बट वो अगर पब्लिक सेक्टर कंपनीज करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंस्ट्रक्शन से, तब वो लोग मैनेज कर सकते हैं पेमेंट मैकेनिज्म और ये सैंक्शन को कैसे ओवरकम कर सके, वही लोग मैनेज कर सकते हैं। प्राइवेट कंपनी तो थोड़ा ऑब्जर्व करके ही बाद में करेंगे इसको। इंपोर्ट कॉस्ट की बात करना चाहती हूँ। मिडिल ईस्ट से जो इंपोर्ट है, शिपिंग कॉस्ट लगभग $1 प्रति बैरल से कम का है, और अगर हम रूस से करते हैं तो यही कॉस्ट 3 से 4 डॉलर प्रति बैरल पर चला जाता है। यहाँ पर आपको लगता है कि कुछ कमी आनी चाहिए जिसका बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा? नहीं, ये तो ऐसे ही रहता है। और शिपिंग कॉस्ट क्या है कि ये अभी रशियन डील करने के लिए भी बहुत सारा शिपर्स राजी नहीं हो रहे हैं, तो उसके लिए भी एक प्रीमियम चार्ज हो रहा है कि रशिया से कच्चा तेल उठाने के लिए भी कुछ तो प्रीमियम हो रहा है। पर अगर आप देखिए, अगर $105 का माल अगर कोई आपको $62 में दे रहा है, आप $3-4 दे भी दे तो बहुत सस्ता होता है, क्योंकि आप $105 अगर मिडिल ईस्ट से खरीद रहे हैं और $1 दे रहे, तो मतलब वही है कि अगर वॉल्यूम मिल जाए तो इंडिया $3-4 देने के लिए भी राजी हो जाएगा, अगर ये वॉल्यूम मिल जाए और ये सीरियसली अगर डील टेबल पे आए तो। देखना होगा कि क्या क्या यहाँ पर कीमतें डिस्कस हो रही है जिस डील की हम बात कर रहे हैं, लेकिन जो आधिकारिक ऐलान है उसका हम सभी को इंतजार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खास पेशकश में अपनी राय हमारे साथ साझा करने के लिए। लेकिन हम रुक करेंगे दूसरी बड़ी खबरों की ओर, जहां पर कल गुड़ी पाड़वा के मौके पर मुंबई वासियों को नई मेट्रो लाइनों की सौगात मिलने वाली है। करीब 8 साल बाद मुंबई को नई मेट्रो लाइन मिल रही है। मुंबई मेट्रो 2A दहिसर से दहाड़ूकर वाड़ी तक चलेगी, वहीं मेट्रो 7 दहिसर से आरे कॉलोनी के बीच चलेगी। इस मेट्रो लाइन की कमर्शियल शुरुआत कल रात 8 बजे से शुरू हो जाएगी। हालांकि इसको हरी झंडी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कल शाम 4 बजे दिखाएंगे। इसके साथ ही मुंबई मेट्रो के नेटवर्क की लंबाई मौजूदा 12 किलोमीटर से बढ़कर 50 किलोमीटर हो जाएगी। टू-वे कॉरिडोर लिंक रोड पर दहिसर पूर्व से डीएन नगर तक, जबकि मेट्रो 7 पश्चिमी एक्सप्रेस हाईवे पर दहिसर पूर्व से अंधेरी पूर्व तक का सफर है। हम आपको ये पूरा ट्रैवल जोन बता रहे हैं जहां जहां पर मेट्रो चलेगी, और इसका जो काम है अक्टूबर तक पूरा होने की उम्मीद है। इस मेट्रो में और क्या क्या सुविधाएं हैं और आखिर कितनी मेट्रो ट्रेनें चलेंगी, हमारी सहयोगी खुशबू तिवारी ने एमएमआरडीए के कमिश्नर SVR श्रीनिवास से बात की है। आपको सुनाते हैं। बता दें कि लगभग 8 साल बाद मुंबई को नई मेट्रो मिलने वाली है, और कितने लोगों को आखिर इससे फायदा होगा तो बताएं आपको। लगभग 6 लाख लोगों को इससे फायदा होगा, और कुल क्षमता एक मेट्रो ट्रेन की होने वाली है लगभग 3 से 3.5 लाख लोगों की होगी। इतना ही नहीं, यहाँ पर लोगों का खास ध्यान भी रखा गया है। दिव्यांगों के लिए खास सुविधाएं होंगी इन मेट्रो ट्रेनों में। महिलाओं के लिए अलग से कोच का प्रावधान किया हुआ है। अब सबसे बड़ी बात हो जाती है मेट्रो ट्रेन का किराया। तो आपको बताएं कि लगभग 10 से 50 रुपए के आसपास किराया होगा, लेकिन ये भी किलोमीटर के हिसाब से तय है। तो हर 3 किलोमीटर पर 10 रुपए की बढ़त यहाँ पर आपको किराए में आती हुई दिखाई देगी।
इतना ही नहीं, आपको बताएं जो पूरी लागत है उसमें कुल 70,000 करोड़ का मेट्रो का काम चल रहा है और एक एक करके ये मेट्रो लाइनें जो हैं आप लॉन्च होती हुई देखेंगे आने वाले वक्त में भी। लेकिन नए प्रोजेक्ट्स में बढ़ती लागत में हो सकता है कि दिक्कतें भी आ सकती हैं और फिलहाल जो हम बात कर रहे हैं 11 ट्रेनें जो हैं वो शुरू होंगी। सितंबर तक 10 और ट्रेनें जो हैं वो चलाई जाएंगी। और इतना ही नहीं, ये मेट्रो ट्रेन अगर आपको अभी फास्ट लगती हैं तो ये आगे चलते हुए सुपर फास्ट हो जाएंगी क्योंकि ट्रेनों की स्पीड को भी आगे बढ़ाया जाएगा। और मेट्रो लाइन 2B और लाइन 4 पर फिलहाल काम जारी है और अगस्त तक मौजूदा लाइंस का फेज 2 जो है आप पूरा होता हुआ देखेंगे। चलिए, तो ये कल मुंबईकरों के लिए बड़ी सौगात, लेकिन उस बीच मुंबई के प्रॉपर्टी मार्केट में जोरदार रौनक देखने को मिल रही है। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन में जोरदार बढ़ोतरी हुई है। इसकी वजह आखिर क्या है, हमारी सहयोगी मानसी दवे बता रही हैं। मुंबई रियल एस्टेट मार्केट के लिए फर्स्ट क्वार्टर कैलेंडर ईयर 2022 यानी कि मार्च तिमाही काफ़ी दमदार रही है, क्योंकि प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की अगर बात करें शानदार नंबर्स यहां पर आते हुए दिखे हैं। मार्च तिमाही में 16,726 यूनिट्स की प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन मुंबई रियल एस्टेट मार्केट में होती हुई दिखी है, जो कि सेकंड बेस्ट है पिछले 10 सालों में। याद रखिए, पिछले साल मार्च 2021 में सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन पिछले 10 सालों की देखने को मिली थी, बेस्ट इन लास्ट 10 ईयर्स, क्योंकि वहां पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला था रिड्यूस स्टैंप ड्यूटी जो कि महाराष्ट्र में लेवाई की गई थी उसका, जिसके चलते पिछले साल भी तेजी थी और इस साल भी ये तेजी जो है कायम रहती हुई दिखी है। इस तेजी के पीछे की सबसे पहली और महत्वपूर्ण वजह अगर समझने की कोशिश करें, देखिए मार्च में इस क्वार्टर, इनफैक्ट मार्च क्वार्टर की अगर बात करें, तेजी इसलिए देखी गई है क्योंकि मेट्रो सेस की खबर अगर आपको याद होगा आती हुई दिखी। 1 अप्रैल 2022 यानी कि आज ही से मेट्रो सेस इंप्लीमेंट होने वाला है और प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन में पर्टिकुलरली स्टैंप ड्यूटी पर जो प्रॉपर्टी टैक्स लगता हुआ दिखेगा वो 5% से 6% बढ़ता हुआ दिखेगा। तो ये मेट्रो सेस लगने से पहले ही होम बायर्स ने फैसला लिया कि घर खरीदने के बारे में सोचा जा सकता है। इस वजह से भी एक स्परन डिमांड बढ़ोतरी और रजिस्ट्रेशन में बढ़त देखने को मिली। इसके अलावा हाउसिंग डिमांड में मोमेंटम जो था वो कायम रहा इस तिमाही भी, और आने वाली तिमाही के लिए भी फोरकास्ट ऐसे ही नजर आ रहे हैं। इंडस्ट्री एक्सपर्ट से जब हमने बातचीत की, उनका भी यही मानना है कि जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है डिमांड और सप्लाई दोनों में आने वाले दिनों में, आने वाले तिमाही में भी बरकरार रहेगा। 50% डिस्काउंट जो कि प्रीमियम्स पर मिलते हुए दिखे, इससे भी नए लॉन्चेस बनाने में, नए लॉन्चेस प्लान करने में काफ़ी हद तक डेवलपर्स को मदद मिलती हुई दिखेगी। आगे ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि ग्रेड ए डेवलपर्स जो हैं अपने प्रोजेक्ट्स की प्राइजेस जो हैं उनमें बढ़ोतरी करते हुए दिखेंगे। ऑफकोर्स इनपुट कॉस्ट उनके लिए भी कंसर्न है जो कि लगातार बढ़ती हुई दिख रही हैं। और इसके अलावा फेस्टिविटी, गुड़ी पाड़वा का त्यौहार, उसके आगे भी कई सारे त्यौहार आते हुए दिखेंगे, जिसके चलते सेंटिमेंट्स जो हैं पॉजिटिव नजर आएंगे। तो क्लियरली महाराष्ट्र और मुंबई रियल एस्टेट मार्केट इन पर्टिकुलर काफ़ी तेजी दिखा रहा है, रजिस्ट्रेशंस दमदार। बीएमसी ने मुंबई में इस बार रिकॉर्ड प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन किया है। आपको बता दें यहाँ पर 13.77% की ग्रोथ के साथ बीएमसी ने इस बार 5,792 करोड़ का प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट किया है, जो पिछली बार के मुकाबले 700 करोड़ ज़्यादा है। और पिछले साल बीएमसी ने 5,091 करोड़ का प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट किया था, जबकि उससे भी पहले के साल में 4,131 करोड़ का टैक्स कलेक्शन हुआ था। लेकिन पूरा इसका जो आंकड़ा है हमारी सहयोगी खुशबू तिवारी बता रही हैं। जी बिल्कुल, पूरा जो पिछला एक साल रहा है वो रियल एस्टेट के रिवाइवल के नाम रहा है। इस पूरे एक साल में पूरे भारत भर में काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ की बिक्री देखने को मिली और प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन में भी ये आंकड़े साफ झलक रहे हैं। बीएमसी जो मुंबई का पूरा देखरेख करते हैं, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन का डेटा साझा किया है। उसमें पिछले फाइनेंशियल ईयर ऑफ FY 2022 के डेटा के मुताबिक उन्होंने 5,792 करोड़ रुपए का टोटल प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन किया है, जो लगभग 13.77% ज़्यादा है उससे पहले के फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले। उनका कहना है कि जनवरी से इस बात से जब 500 वर्ग फीट की जितने भी फ्लैट्स थे उनके ऊपर से प्रॉपर्टी टैक्स हटा दिया गया, उसके बावजूद इस तरह का रिकॉर्ड प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन देखने को मिला है। हालांकि कुछ रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि कुछ घर खरीदारों ने मुंबई जैसे एरिया में अपनी खरीदारी को पहले कर लिया, क्योंकि अब नए फाइनेंशियल ईयर से 1% का जो सेस लागू होने वाला है वो उससे बचना चाहते थे। साथ ही जो कई रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं
वो बढ़ती कीमतों की वजह से, जैसे मसलन स्टील हो, सीमेंट हो, इन सब की कीमतों की बढ़ने की वजह से प्रॉपर्टीज के दाम बढ़ाने की तैयारी में है और इस बढ़ोतरी से भी बचने के लिए कई घर खरीदारों ने पहले ही खरीदारी की है। हालांकि फिर भी जो आंकड़े हैं वो साफ दर्शाते हैं कि किस तरह से सेक्टर में रिवाइवल देखने को मिला है। बाजार ने FY23 का आगाज जोरदार ढंग से किया है। निफ्टी डबल सेंचुरी बनाकर 17,670 के ऊपर बंद हुआ है और बैंक निफ्टी की बात करें तो 774 पॉइंट से ज़्यादा की तेज़ी यहां पर हमने आती हुई देखी है। बाजार में आज का दिन कारोबार के लिहाज से कैसा रहा, सहयोगी मानसी दवे बता रही है। यहाँ पर देखिए अच्छी तेजी के बीच बाजार में ट्रेड जरूर देखने को मिले और FY23 का पहला दिन और इतनी अच्छी बढ़त के साथ कामकाज यहाँ पर नई सीरीज की भी शुरुआत यहाँ पर नजर आई है और नई सीरीज की शुरुआत में बाजार में दमदार तेजी दिखाई जो कि काबिल तारीफ थी। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और यहाँ पर अच्छे वीकेंड के लिए बिल्कुल बाजार तैयार होते हुए दिखे क्योंकि हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र था। पूरे वीक के किस तरह के रिटर्न थे आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए निफ्टी में करीब 3% के रिटर्न इस हफ्ते में देखने को मिले। वहीं मिड कैप स्पेस ने भी अच्छी तेजी के बीच 3% तक की तेजी दिखाई। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार को अगर समझने की कोशिश करेंगे, रियल एस्टेट स्पेस यहां पर सबसे ज्यादा तेजी के बीच कामकाज कर रही थी। 5% की बढ़त के साथ रियल एस्टेट सेक्टर ने पूरे हफ्ते दमदार रिटर्न्स हमें दिखाए। इसके ठीक पीछे फाइनेंशियल सर्विसेज और बैंकिंग स्पेस भी थे जो कि अराउंड 5% तक की बढ़त ही दिखा रहे थे। मीडिया, ऑटो और साथ ही FMCG स्पेस में भी अच्छी बढ़त के बीच ही ट्रेड्स देखने को मिले। कुछ सेक्टर्स थे जो कि लूजिंग कैंडिडेट्स भी रहे, जैसे कि हेल्थ केयर, फार्मा, यहाँ पर हमने बिकवाली का दबाव जरूर देखा। लेकिन अगर निफ्टी के गेनिंग स्टॉक्स की बात करें, इस पूरे हफ्ते में सबसे ज्यादा गेनिंग मोमेंटम जो हमने देखा महिंद्रा एंड महिंद्रा में देखा। करीब 7 से 8% तक की तेजी M&M के स्टॉक ने हमें दिखाई। वहीं टाटा कंज्यूमर, एक्सिस बैंक जैसे स्टॉक्स भी 7-7.5% तक की तेजी दिखा रहे थे। इनके ठीक पीछे हमने देखा पावर ग्रिड और भारतीय एयरटेल में भी 6 से 7% तक की तेजी पूरे हफ्ते के दौरान देखने को मिली। लूजिंग कैंडिडेट्स हिंडाल्को रहे, हीरो मोटोकॉर्प, ONGC, टेक महिंद्रा, UPL जैसे स्टॉक्स जहां पर पूरे हफ्ते बिकवाली का दबाव देखने को मिला। देखिए रिटर्न्स भी नेगेटिव में पूरे हफ्ते के दौरान यहां पर नजर आते हुए हमने देखे। इस बीच आज के सत्र की अगर बात करें तो क्लियरली हमने देखा ऑटोमोबाइल स्पेस फोकस में था क्योंकि ऑटो बिक्री के आंकड़े आते हुए दिखे और इसके अलावा तो बाजार की जो तेजी थी वो इतनी ज्यादा दुरुस्त नजर आई कि यहाँ पर कैश स्पेस हो, चाहे निफ्टी हो, मिड कैप हो, हर तरफ अच्छी तेजी के बीच ही कामकाज नजर आया। क्लोजिंग के वक्त हमने निफ्टी, बैंक निफ्टी और साथ ही सेंसेक्स में बढ़िया तेजी के साथ निफ्टी इनफैक्ट 200 अंकों की बढ़त दिखाते हुए, बैंक निफ्टी आज सुबह ही हमने बताया था कि अच्छी तेजी निफ्टी के मुकाबले दिखाएगा और ऐसा ही कुछ होता हुआ अभी क्लोजिंग के वक्त देखा। तो अच्छी शुरुआत FY23 की और नई सीरीज की भी दमदार शुरुआत यहाँ पर हमने देखी। चलिए, तो यहाँ पर हमने आपको बाजार का पूरा आज का राउंडअप बताया है। गैस महंगी, रसोई गैस भी महंगी, महंगाई ने आम आदमी को जैसे चारों तरफ से घेर लिया है और इसी पर आज हमारी खास पेशकश स्वदेश विशेष। जी हाँ, महंगाई जिसे आम आदमी चारों तरफ से हर ओर परेशान है। बच्चा हो या महिला, बूढ़ा हो या जवान, महंगाई ने अब किसी को नहीं बख्शा। लगता है महंगाई भी अब कोरोना की हो गई है जो हर साजो सामान पर बस फैलती जा रही है। डीजल, पेट्रोल, गैस के दाम तो रोजाना बढ़ ही रहे थे। खाने पीने के सामान, कपड़े, गाड़ियाँ, किताबें, जिस भी चीज़ का जिक्र करो शायद ही कोई ऐसी चीज़ हो जिस पर महंगाई का सीधा असर ना पड़ा हो। और ये महंगाई रोज़ाना बढ़ती ही जा रही है। ऐसा लगता है मानो महंगाई कह रही हो कि मैं झुकेगा नहीं। इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। अभी पब्लिक गरीब आदमी कैसे खाएगा खरीद के? सबका भी धंधा सब चौपट हो गया। क्या ये तो चावल में बढ़ गया, तो गेहूँ में बढ़ गया, तो जो भी है, दाल कठोर में भी थोड़ा बहुत बढ़ गया है। तो ये सबसे तो बजट बढ़ने वाला ही है। अच्छा, फिर गैस में भी बढ़ गया। हमारा 1 महीने का जो बजट जाता था ना, वो भी 15 दिन में आ गया। चलिए, पेट्रोल डीजल के दाम तो लगातार बढ़ते हैं, हर रोज़ सुबह बढ़ते हैं, कछुए की चाल से बढ़ते हैं। लेकिन जब एक बार वो 8 से 9 दिन के हो जाते हैं तो आपको एहसास होता है, जब आप अगली बार गाड़ी में फ्यूल टैंक में गाड़ी भरवाने फ्यूल भरवाने जाते हैं तो आपको इस बात का एहसास होता है कि ये दाम बढ़ तो कछुए के रफ्तार से रहे हैं, लेकिन अब इन्होंने काफ़ी दूरी तय कर ली है। लेकिन अब बात कर लेते हैं राशन की। केवल तेल के दाम ही नहीं बढ़े, राशन का भी आपका बजट बढ़ा है। हम आपको बताते हैं कि 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च तक आपका राशन का दाम कितना बढ़ा है। अगर हम 1 अप्रैल 2021 की बात करें, 32.5 था चावल, अब 34 हो गया है प्रति किलो।
अगर आगे बढ़ें और आटे की बात करें 24.5 से 28 हो गया है आटा। तुअर दाल अब 100 से 105 हो गई है। सरसों का तेल 140 से 185 हो गया है। सनफ्लावर ऑयल 152 से 191 हो चुका है। और दूध, यानी कि आप जब दिन की शुरुआत करते हैं और आप सोचते हैं कि चाय पी ली जाए, तो चाय से ही महंगाई की मार आपके घर में डाका डाल देती है। 46 से 50 दूध हो गया है। और साथ में जैसे मैंने कहा, आपको दूध के साथ चाय पत्ती लगेगी। चाय पत्ती भी 238 से अब 280 हो चुकी है। ये हाल है इस समय जब हम बात करेंगे राशन का। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एलपीजी सिलेंडर की। अगर घरेलू एलपीजी सिलेंडर की बात करें दिल्ली और मुंबई की, तो क्या आंकड़े निकल के आ रहे हैं। दिल्ली की अगर बात करें, एक ये 809 से अब 949 हो चुका है, यानी कि 140 रुपये आपका बढ़ चुका है। अगर कलकत्ता की बात करें 835 से 976 हो चुका है, यही दाम एक साल के अंदर। चेन्नई में यह 825 से 965.50 हो चुका है, यानी कि चाय चढ़ी, चाय महंगी, दूध गया, दूध महंगा, और जो उसको जलाने के लिए जब आपने गैस जलाई तो वो भी महंगी है। ये स्रोत हमारे आईओसी से हैं। अब बात करते हैं कमर्शियल एलपीजी की। आपने सोचा घर पे बहुत महंगा है, चलिए बाहर चल के खा लेते हैं। बाहर के क्या हालात हैं आपको बताते हैं। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर जो दिल्ली में साल 2022 में 1998.5 यानी कि करीब 2000 रुपये का था, अब अगर आप उसकी कीमतों को बढ़ते बढ़ते देखें तो ये कहाँ पहुँच गई हैं। अगर हम आगे बढ़ें और बात करें मुंबई की, इस समय अगर आप देखें 1949 था, 2205 पहुंच चुके हैं दाम। यही अगर कोलकाता की भी बात करेंगे तो हालात आपको जैसे देखेंगे 2076 से अब 2300 यानी 300 रुपये पर सिलेंडर। अब अगर आप इन सब में देखेंगे तो आपको एक बात समझ आएगी कि जो एलपीजी के दाम है उसमें भी पैसा आप ही को भरना पड़ेगा, यानी कि घर पे भी खाएंगे, घर पे भी कुछ मंगाएंगे, घर पे भी राशन करेंगे तो भी महंगा है, बाहर जाएंगे तो भी महंगा है। अब ये महंगाई से लड़ाई कब तक चलेगी, जैसे कि हम कह रहे हैं महंगाई झुकेगा नहीं, या शायद तक इस पे अब थोड़ा अल्प विराम लगेगा। इस सब पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ इंद्रनील पंत मौजूद हैं, जो कि चीफ इकोनॉमिस्ट हैं यस बैंक से। इंद्रनील सर, हर रोज़ अब खबरें यही आती हैं कि एक चीज़ महंगी हो गई, दूसरी चीज़ महंगी हो गई, तीसरी चीज़ महंगी हो गई, और हर रोज़ सुबह उठ के हर इंसान आजकल न्यूज़ पे यही देखना चाहता है कि कितने पैसे और पेट्रोल बढ़ा, और क्या आज नहीं बढ़ा, क्या वो पहला दिन होगा। कब तक चलेगा ये सिलसिला और क्या कारण है इसके? कारण तो इतना है कि रशिया और यूक्रेन का जो क्राइसिस चल रहा है उसमें तेल का सप्लाई कम हो रहा है। तेल रशिया एक महत्वपूर्ण तेल प्रोड्यूसर, क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर है ग्लोब के लिए, तो वो सप्लाई कम होने के कारण दुनिया में तेल की दाम की बढ़ोतरी हुई है। बट हालात ऐसे देखा जाए तो तेल का दाम 130 तक पहुंच चुकी थी, उसके बाद 100 तक $100 पर बैरल आए थे, ब्रेड का बात कर रहा हूं। उसके बाद फिर से बढ़े 120-125 तक, फिर आ गए 103 तक। तो कोई कह नहीं सकते हैं ये कितना दूर तक, कितना देर तक चल सकते हैं। लेकिन एक बात जो सामने आ रहा है, पेट्रोल का भाव जितना बढ़ेगा उतना ग्लोबल ग्रोथ के ऊपर नेगेटिव असर होंगे और तेल का दाम उतना ही फिर से नीचे आने का संभावना है। तो इसीलिए हाँ, पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है, क्योंकि भारत में जो नॉर्मल एडजस्टमेंट होना चाहिए था पेट्रोल का, इलेक्शन की वजह से लास्ट नवंबर 2021 नवंबर से पेट्रोल प्राइस बढ़ाए नहीं गए थे, तो वो धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। अगर पूरा ट्रांसमिशन किया जाए तो 20 से 25 रुपया ऊपर जाना चाहिए पेट्रोल, लेकिन उतना गया नहीं, खाली 4 ही रुपया ऊपर गया है। तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट सिचुएशन देख रहे हैं और आगे जाके पेट्रोल का, ग्लोबल पेट्रोल प्राइस का क्या स्थिति होता है उसके ऊपर निर्धारण करेंगे कि इसको कैसे मैनेज किया जाए। सर हमारे साथ बने रहिए। हाँ, मैं ना अपनी जो संवाददाता है खुशबू, उसकी एक रिपोर्ट हमारे दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि हम बात कर रहे हैं कि ये महंगा हो गया, वो महंगा हो गया, किस तरीके से उसका सीधा इम्पैक्ट आपके किचन के बजट को पड़ रहा है, उसका जायजा लिया है खुशबू ने। खुशबू की रिपोर्ट देखते हैं। महंगाई का आलम
आप इन दो पैकेट मेरे सामने जो रखे हैं उनको देखकर ही समझ सकते हैं। पहला जो ये रिफाइंड ऑयल का 1 लीटर का पैकेट 8 फरवरी को मैन्युफैक्चर या पैक हुआ था, इसकी जो 1 लीटर का रेट है वो 180 रुपये है। वहीं ठीक 1 महीने बाद जो 9 मार्च की पैकेजिंग वाला पैकेट है, आप उस पर देखें तो रेट सीधा 230 रुपये आप देख सकते हैं, यानी 1 महीने के अंदर ही 50 रुपये की बढ़ोतरी। यानी ये बात सिर्फ तेल की ही नहीं है, तेल के साथ ही आप चाहे कोई भी राशन का आइटम लें, उन सभी में ये बढ़ोतरी देखने को मिली है। चाहे राशन में आप चावल लें या गेहूं लें, इन सभी में पिछले 1 महीने में काफ़ी ज़्यादा उछाल देखने को मिला है। यानी इस महीने जब आप किचन का बजट बनाएंगे तो इस बार ज़्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी। कमाई वही की वही, लेकिन महंगाई चल पड़ी है सरपट चाल। सिर्फ 1 महीने में ही महंगाई ने इस तेजी से करवट बदली है कि लोगों को अपना बजट संभालने का भी मौका नहीं मिला। आपने महीने भर की खरीदारी की लिस्ट बनानी शुरू कर दी होगी। किचन के लिए दाल चावल से लेकर आटा, सभी की खपत भले ही वैसी ही रहे, लेकिन हर महीने जो खर्च आपने ग्रोसरी के लिए तय किया होगा वो अब काफी बढ़ने वाला है। तेल कम से अभी खरीदी भाव 195 जेमनी तेल आ रहा है, पहले एकदम सस्ता था। अभी पब्लिक गरीब आदमी कैसे खाएगा खरीद के? सबका भी धंधा सब चौपट हो गया, ऑनलाइन पूरा खा गया है। ऑनलाइन में सस्ता माल मिलता है, दुकानदार भाड़ा भी नहीं निकलता है, तो कैसे क्या करेंगे? अभी तो फिलहाल ऑयल में ही बढ़ोतरी आया है, क्योंकि जो यूक्रेन का और इसका जो वार है उसके हिसाब से उधर से माल का जो आयात है वो नहीं हो रहा है, उसके हिसाब से भाव बढ़ गया। गेहूं और दाल वगैरह में भी बढ़त देखिए कोई? उसमें भी समझो अभी एक्सपोर्ट चालू किया है तो वो हिसाब से थोड़ा बहुत बढ़ोतरी आई है, 4-5 रुपया जो भी है। चीनी में तो अभी तक तो मिल ही नहीं है, चावल में थोड़ा बहुत बढ़ा है। पिछले 1 महीने में हर ग्रोसरी आइटम की कीमत में बढ़ोतरी देखने को मिली है। मसलन 1 किलो गेहूं में 4 रुपए तक का उछाल, तूर और उड़द दाल में 3 से 5 रुपए की बढ़त, चावल में 2 रुपए प्रति किलो तक की बढ़त, और तेल तो जनाब पूछिए मत। रिफाइंड ऑयल 1 महीने में 40 से 50 रुपए तक महंगा हो चुका है। दूध और घी में भी महंगाई की मार दिखी है। आय बढ़ी नहीं तो लोग अब शॉपिंग की लिस्ट छोटी कर रहे हैं। बजट पे ऐसा असर पड़े, पहले से तो ये लॉकडाउन के वजह से तो बहुत नुकसान तो हमारा हो ही गया है। ऊपर से ये नहीं कि बढ़ते भाव से भी बहुत सारा परिणाम हो रहा है। छोटे बच्चों का भी बढ़ गया है, तेल वगैरह सब कुछ जो बढ़ गया ना, उसकी वजह से इतनी दिक्कत आ रही है ना हमको। जो हमारा 1 महीने का जो बजट जाता था ना, वो भी 15 दिन में आ गया। आटे दाल का भाव मालूम पड़ना शायद इसे ही कहते हैं। एडिबल ऑयल के भाव रूस और यूक्रेन के बीच बढ़े तनाव के कारण एक्सपोर्ट में आई दिक्कतों की वजह से चढ़े हैं। तो वहीं पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार बढ़त दिखाती है कि प्रोडक्ट्स के अगले बैच में भाव और चढ़े हुए नजर आ सकते हैं। हर महीने की तरह राशन की पर्ची मैंने बना ली है। महीने की 31 तारीख हो चुकी है, यानी नए महीने का राशन खरीदने की बारी आ चुकी है। लेकिन इस महीने जो इस पर्ची पे होने वाला खर्च है वो बढ़ने वाला है, क्योंकि अगर आप गेहूं से लेकर चावल या किसी भी आइटम का दाम देखिए, वो सब आसमान छू रहे हैं और सब बढ़ रहे हैं। खास तौर पर तेल पर गेहूँ की बात करें तो वैरायटी के हिसाब से 2 से 4 रुपये तक का प्रति किलो उछाल देखने को मिला है पिछले 1 महीने में ही। इसके साथ ही तूर दाल से लेकर उड़द दाल, इनमें भी काफ़ी ज़्यादा उछाल देखने को मिला है। यहाँ भी 5 रुपये तक का प्रति किलो महंगा हुआ है। यानी अगर महीने भर में आपके परिवार में 5 किलो तक की खपत हो या 10 किलो तक की भी खपत हो, तो काफ़ी ज़्यादा खर्चा आपका पूरे महीने का बजट इस बार थोड़ा बिगड़ने वाला है। खुशबू तिवारी, ETN स्वदेश। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं सब्जियों की। सब्जियों के बाजार में क्या भाव चल रहे हैं? दिल्ली में मेरे सहयोगी समीर दीक्षित ने क्या जायजा लिया है, आइए चलते हैं उनके पास। डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी का असर अब बाजार पर भी देखने को लगा है। ग्रोसरी यानी कि फलों में, सब्जियों के दामों में भी अब धीरे धीरे बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है। इस वक्त हम सेंट्रल दिल्ली के एक रिटेल ग्रोसरी स्टोर पर मौजूद है और अगर आप देखें तो ये हरी भरी सब्जियां आपको आकर्षित करेंगी। आप आएँ यहाँ पर खरीदें, लेकिन दाम सुन के ज़रूर आपके हौसले थोड़े पस्त हो जाएं, क्योंकि जो लौकी आप देख रहे हैं ये 40 रुपये किलो है। टमाटर का भाव भी 40 के आसपास पहुंच गया है। ठीक इसी तरीके से भिंडी का भाव भी 100 रुपये प्रति किलो के आसपास पहुंच गया है। लेकिन फ़र्क कितना पड़ा है, दुकानदार से हम बात करते हैं। जो तमाम सब्जियों के भाव हैं, इसमें क्या पिछले 5-10 दिनों में कोई फ़र्क हुआ है और फिलहाल क्या रेट चल रहे हैं? जी सर, वही जो रेट है पहले वही चल रहे हैं। 120 भिंडी, करेला वरेला सब 100 रुपये किलो। अच्छा। बाकी जो सीजन में सब्जी गाजर वाजर ये सस्ती है। अच्छा,
और मार्केट से जो सब्जी आ रही है, यानी कि पीछे से जब आप थोक से सब्जी खरीद रहे हो, क्या उसमें भी आपको किसी तरीके का फर्क होता वो दिख रहा है अभी? हाँ, पीछे से महंगाई चल रही है काफ़ी। अच्छा जी। ये जो महंगाई है क्या स्टॉक की कमी के चलते हैं या किस तरीके की? नहीं, ये तो वैसे हो रही है, सीजन नहीं है ना काफ़ी सब्जियों का। हाँ। भिंडी है, तुरई है, मटर वगैरह है, ये भी सब महंगी हो रही है दोबारा। अभी मोटे मोटे तौर पे भिंडी का और टमाटर वगैरह के दाम वगैरह बताना चाहें? टमाटर सर सस्ता ही है, 30 रुपये किलो। अच्छा। भिंडी 100 रुपये, भिंडी महंगी है, भिंडी सीजन नहीं है। अच्छा, और लौकी वगैरह? लौकी वौकी सब नॉर्मल है, ठीक है। ठीक है। तो स्टॉक की थोड़ी बहुत कमी के चलते कुछ सब्जियों के दामों में इजाफा ज़रूर हुआ है। तो आप देखें कि भिंडी का भाव 100 पार कर चुका है, लौकी 40 है, टमाटर हालांकि अभी भी उस पर नरमी देखने को मिल रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो खरीदी जाती है वो है आलू प्याज। आलू प्याज के जो सप्लाई है उस पर भी असर इसलिए नहीं देखने को मिल रहा है कि सप्लाई तो लगातार बरकरार है, लेकिन जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है यानी कि माल पहुंचाने की कीमत वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो क्या उसके चलते भाव पर कोई असर? आलू प्याज के फिलहाल के भाव क्या हैं और क्या पिछले 10-5 दिनों में किसी तरीके का कोई फर्क? नहीं, कोई फर्क नहीं है फिलहाल तो अभी। हाँ, तो क्या भाव चल रहा है? आलू है 15 रुपए किलो, 15 से लेकर 20 तक। अच्छा, और प्याज? प्याज भी वही 20-25। अच्छा, जब आप थोक बाजार से खरीद रहे हैं तो क्या स्टॉक में या सामान मिलने में किसी तरह की कोई दिक्कत, कोई भाव में परेशानी? थोड़ा बहुत इन दिनों में मतलब समय के हिसाब से चल रहा है। जैसे आलू जो आता है ना, अभी स्टोरों में चल रहा है, बढ़िया आलू स्टोर में चला गया, हल्का आलू मंडियों में आ रहा है जो बाहर पड़ा हुआ है, और कुछ दिन बाद फिर स्टोर से निकलेगा तो फिर रेट में फ़र्क काफ़ी हो जाएगा। और लोग अभी खरीदारी में क्या किस तरीके का देखें, कोई फ़र्क देख रहे हैं? खरीदारी तो बहुत कम हो रहा है। क्यों? अरे पैसा नहीं है कस्टमर पास, पता नहीं क्या है, खरीदारी तो बहुत कम हो रहा है इस समय। खरीदारी पर असर पड़ रहा है? बहुत असर पड़ रहा है। ओके, तो लोग क्यों कम खरीद रहे हैं? क्या भाव कोई वजह है या कोई और वजह है? ऑनलाइन का भी चक्कर चल रहा है सर इस समय। अच्छा। और फिर जो है ना, बेरोजगारी बढ़ गई है, लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं, एक दरवाजे पे 15 ठेले वाले पहुंच जाते हैं, मतलब बेरोजगारी थोड़ी बढ़ गई है ना, उस मुद्दे पर लोग काम को ज़्यादा कर रहे हैं। अच्छा, तो ये है, इससे भी फ़र्क है। ठीक है। तो जाहिर तौर पे जो लोगों के खरीदारी करने का तरीका है उसमें भी जो फ़र्क आया है, उसके चलते भी रिटेल पर यानी कि जो खुदरा बाज़ार में आप देखें तो उसका असर देखने को पड़ रहा है। लेकिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में जो बढ़ोतरी देखी गई है उसका असर लॉजिस्टिक कॉस्ट में भी पड़ा है, और अब बाजार पर भी उसका असर धीरे धीरे दिखना शुरू हो गया है। कैमरामैन जुनैद के साथ समीर दीक्षित। अब रुक करेंगे एक खास चर्चा की ओर। महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा काफी धूमधाम से मनाया जाता है। इस मौके पर लोग कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स की काफी खरीदारी करते हैं। त्योहारी सीजन में डिमांड कैसी रहेगी, इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ विजय सेल्स के एमडी नीलेश गुप्ता जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका स्वदेश आर में। तो साफ तौर से अगर हम पूरी महामारी का दौर देखें तो पिछला 2 गर्मियों का सीजन तो इतना खास नहीं रहा है, लेकिन अब क्योंकि पूरी तरह से अनलॉक हो चुके हैं, गुड़ी पाड़वा यहाँ पर आने को है। बताएं, डिमांड को लेकर आपकी क्या उम्मीदें हैं, किस तरह के ट्रेंड्स देख रहे हैं आप? देखिए, इस बार इसमें कोई शक नहीं कि पिछले 2 सालों से समर सीजन हमारा पूरा वॉश आउट हो गया था, बिकॉज पहले साल तो टोटल लॉकडाउन था और लास्ट ईयर अगर हम देखें तो पार्शियल लॉकडाउन था, बट फिर भी समर को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था समर प्रोडक्ट्स। इस बार शायद सृष्टि का नियम है कि उन्होंने समर को जल्दी दे दिया है। तो आप देखिए, नॉर्मली समर हिंदू कैलेंडर के हिसाब से होली के बाद शुरू होता है, बट इस बार सेकेंड वीक में ही शुरू हो गया था, 10-12 के बाद ही मार्च से शुरू हो गया था। तो मार्च महीना बहुत अच्छा गया है समर के हिसाब से। एसी का पिकअप हुआ है अच्छा, कूलर का हुआ है, डीप फ्रीजर्स का हुआ है, साथ साथ रेफ्रिजरेटर्स का भी। तो ओवरऑल हमने देखा है कि इस बार जो दिख रहा है समर एक धमाकेदार समर होने वाला है। और जैसा कि आज गुड़ी पड़वा है, तो गुड़ी पड़वा में भी अभी जो शुरुआत हुई है उसमें सेल ठीक दिख रही है। और ये भी हम जान लें कि 2 साल के बाद हमें गुड़ी पड़वा मिला है जहाँ की हमारी दुकानें खुली हैं और लोगों को इस शुभ अवसर पर खरीदने का मौका मिला है। तो आज भी हमें पूरी उम्मीद है कि आज 2019 वाले गुड़ी पड़वा से अच्छी सेल होनी चाहिए। यहाँ पे जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सभी कुछ महंगा हो रहा है, बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिन्होंने अपने प्रोडक्ट्स की कीमतें भी बढ़ा दी हैं, कमोडिटी इन्फ्लेशन है एक तरह से जो परेशान कर रहा है, क्या इसका आपको लगता है डिमांड पर इम्पैक्ट होगा? देखिए, हमें बिल्कुल यही चिंता थी क्योंकि सारे कमोडिटी प्राइसेस बढ़ गए हैं,
पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, तो उस वजह से ब्रांड्स को हाइक तो लेना ही पड़ा। और पिछले 2 साल में हम देखेंगे तो 15 से 20% हाइक हो चुका है प्रोडक्ट्स में। लेकिन एक बात जो नजर आई है कि इस बार प्राइस हाइक से सेल में फर्क नहीं पड़ा। उसके 2 कारण हैं। एक तो सब लोग ईएमआई में ले रहे हैं, तो ईएमआई में क्या होता है कि अगर आपके 20% बढ़ भी गया है प्राइस पिछले 2 सालों में, तो वो जो प्राइस हाइक है वो ईएमआई में इतना बड़ा नहीं लगता, मंथली इंस्टॉलमेंट में उतना बड़ा अमाउंट नहीं लगता है। दूसरा एक और चीज देखने की गौर की बात है कि लोगों ने 2 साल में काफी पैसे बचे भी हैं। लोग छुट्टियों पे नहीं गए, लोगों ने कपड़ों पे कम खर्चा किया है, और साथ साथ लोग घर में रहे। तो जब घर में रहे तो उन्हें दिखा कि कंज्यूमर ड्यूरेबल बहुत जरूरत की चीज है, तो उसमें उन्होंने अब कोई इजाफा नहीं करना चाहते हैं। वो जो उनको सबसे पसंद चीज है और जो उनको साइज के हिसाब से दे, मतलब उनको पूरा पैसा खर्च करना है कि उनको प्रोडक्ट अच्छा चाहिए। तो इस वजह से एक बहुत ही अच्छी चीज ये हुई है कि प्राइस बढ़ने के, कीमतें बढ़ने के बावजूद भी सेल में तकलीफ नहीं आई है। तो अब मुझे ये बताएं कि अगर आप इतने ऑप्टिमिस्टिक हैं तो किस तरह के फुटफॉल्स का आप आकलन कर रहे हैं जो स्टोर में आते हुए आपको दिखाई देंगे? एवरेज स्पेंड पर कस्टमर आपको कितनी तक जाते हुए दिखाई दे रही है? फुटफॉल्स बढ़ गए हैं, लेकिन फुटफॉल्स अभी भी मैं ये कहूंगा कि जो फुटफॉल है, जो हमारा 2019 का फुटफॉल का लेवल था, वो लेवल अभी भी नहीं आया है। क्योंकि कई लोगों ने अब फोन पे खरीद लेते हैं हमारे से ही बात करके, कई थोड़े कम आते हैं, बट जो फुटफॉल आ रहे हैं वो कन्वर्जन रेट बढ़ गया है। दूसरा, एवरेज टिकट साइज हर एक गेस्ट का बढ़ गया। मैं मतलब चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे टेलीविजन, फ्रिज, एसी, एक तो दाम बढ़ गया, इस वजह से टिकट प्राइस बढ़ गया। और दूसरा, अब लोगों ने बेहतरीन चीज लेने की इच्छा प्रकट करते हैं, क्योंकि वो ये नहीं सोचते हैं, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं जब वो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। तो इस वजह से एवरेज टिकट साइज जो हमारा है वो काफी बढ़ गया है। अब प्रोडक्ट कैटेगरीज के हिसाब से मुझे बताएं कि पैंडेमिक की वजह से किस प्रोडक्ट कैटेगरी पर आपको ज़्यादा इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है? किस तरह के प्रोडक्ट्स हैं जो आपको लगता है कि डिमांड में एक तरह से रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है, और ख़ासतौर से गर्मियों के इस मौसम में ये कैटेगरी सबसे ज़्यादा चलेगी? देखिए, पैंडेमिक के टाइम पे तो सारी प्रोडक्ट कैटेगरी बैठ गई थी, बिकॉज सेल ही नहीं थी, दुकानें बंद थी। बट अगर आप देखें, पैंडेमिक की वजह से जो कैटेगरीज को नई लाइफ मिली है, अगर आप देखें तो उसमें सबसे पहले लैपटॉप आता है। पहले पैंडेमिक से पहले लैपटॉप लोग इतना नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि उनका मोबाइल में काम हो जाता था और ऑफिस के कंप्यूटर पे काम हो जाता था। बट अब बिकॉज ऑफ पैंडेमिक, वर्क फ्रॉम होम और लर्न फ्रॉम होम, स्कूल्स वगैरह का, तो अब लैपटॉप एक असेंशियल हो गया। और अब ऐसा भी नहीं रहा कि घर में खाली एक लैपटॉप है, अब लैपटॉप का भी रूल वो मोबाइल वाला हो गया, जितने घर में मेंबर है उतने लैपटॉप चाहिए। तो ये कैटेगरी को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है पैंडेमिक की वजह से। दूसरा एक कैटेगरी जो फर्क पड़ा है, जो एक कैटेगरी खड़ी हो गई है, वो है डिश वॉशर्स। पहले हमारे यहाँ डिश वॉशर्स बहुत कम बिकते थे, और जो खरीदते भी थे वो यूज नहीं करते थे। अब जो खरीद रहे हैं वो यूज भी पूरा कर रहे हैं, और सेल भी बढ़ गई है। बाकी आप देखें तो समर अभी है, 2 साल में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हुआ था एयर कूलर को, क्योंकि 2 साल तकरीबन आप समझिए एज गुड एज जीरो सेल थी एयर कूलर्स की। वो इस बार लोग ज्यादा खरीदने आ रहे हैं और काफी अच्छा सेल है। तो ओवरऑल आई थिंक कैटेगरी, ऑल द कैटेगरीज नाउ आर डूइंग गुड। अब यहाँ पर कुछ ऑनलाइन सेल्स की बात कर लेते हैं। रेवेन्यूज़ के लिहाज से हमें बताएं, ऑनलाइन टू ऑफलाइन सेल्स रेवेन्यूज़ को लेकर क्या कुछ नयापन है? ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव्स ऑनलाइन बिजनेस के लिहाज से हम देखें तो कैसे हैं? क्या आपको लगता है कि ट्रैक्शन यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है? जो फिजिकल स्टोर्स में आपका कारोबार होता था, धंधा होता था, वहाँ पर कुछ कमी आती हुई दिखाई दे रही है, या आपको लगता है कि लोग अब घर से बाहर निकल कर स्टोर्स में आएंगे? यस, जब पैंडेमिक में लॉकडाउन था तब हमारा ऑनलाइन बिजनेस काफी बढ़ गया था, बट जैसे ही शोरूम्स खुले ऑनलाइन थोड़ा सा कम हुआ है। बट अगर आप देखेंगे तो फ्यूचर में डेफिनेटली एक जो हमें अंदाजा है, तकरीबन 3-4 साल के अंदर अंदर 20 से 25% हमारा टोटल बिजनेस ऑनलाइन हो जाएगा। बिकॉज कई लोग हैं जिनको कन्वीनियंस चाहिए, तो वो हमारे ही साइट पे ऑनलाइन लेते हैं। दूसरा एक और है, जिनके बच्चे बाहर रहते हैं और उनको अपने पेरेंट्स के लिए कुछ लेना है, तो वो जानते हैं कि विजय सेल्स हैं, पेरेंट्स भी उनके कंफर्टेबल है, तो वो विजयसेल्स.com से लेते हैं। तो आई थिंक धीरे धीरे ऑनलाइन का तो परसेंटेज बढ़ेगा। अभी यस, शोरूम खुलने के बाद थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ ऑनलाइन हमारा, बट वो बढ़ोतरी हो रही है उसकी।
चलिए, अब अगर हम इलाकों की बात करें तो किन किन स्टोर्स में आपको लगता है कि डिमांड ज़ोरदार रहेगी? अगर हम टियर 2, टियर 3 शहरों की बात करें तो क्या आपको लगता है कि टियर 1 के मुकाबले इन शहरों में आपको डिमांड बेहतर आती हुई दिखाई देगी? देखिए, हमारा टियर 3 में तो कोई स्टोर्स नहीं है, सारे टियर 2 में है या मेनली मेट्रोज में है और टियर 1 में है। तो ओवरऑल बट मार्केट ओवरऑल जो हम कंपनी से भी बात करते हैं, ओवरऑल आई थिंक मार्केट वेदर इट इज रूरल मार्केट और अर्बन मार्केट, सब जगह सेल की वृद्धि है और पॉजिटिव इम्पैक्ट है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि गुड़ी पाड़वा का ये त्यौहार आपके लिए शुभ हो और बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अहमदाबाद में हाल ही में आयोजित ग्रीन टॉक सोशल एंटरप्राइज अवार्ड्स में अदानी फाउंडेशन की चेयरपर्सन प्रीति अदानी ने इस बारे में बात की कि पिछले कई दशकों में सोशल एंटरप्रेन्योरशिप ने किस तरह से भारत में ट्रांसफॉर्मेटिव सोसाइटल चेंज फैलाया है। आइए देखते हैं इस बातचीत के अंश। $5 million people worldwide who are missing a hand. And in India, that number comes to 1.6 million. Only 4% people know about prosthetics. And from those 4%, only 35% are advised or fitted with one. What happens to the rest? It just seemed unfair that the others have no solution for them or they don't know about one. I'm proud to introduce to you Grippy. Grippy is inspired from nature. It's inspired from nature. It looks very similar to a real hand. It closes like a real hand. If I just want to shake my hand here, it'll take the shape and it's not going to leave it. At the same time, it's not crushing my hand. And it does have sense of touch. So this is the first Indian semi-bionic hand with the sense of touch. And it's not available in any other device around the world.